तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण एवं अम्ल क्षार तथा लवण के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि इसमें हमारे दो चैप्टर हैं रासायन विज्ञान के, उन्हीं के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक, जो बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। क्या चीजें, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा क्या है ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि जब लोहा होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तभी ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब उस पर जंग लग जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है क्या है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। क्या है, Ca कोष्टक में PO3, फिर कोष्टक बंद 2, फिर CaPO4, फिर CA3PO4 कोष्टक में, फिर उसका होल ट्वाइस भी कह सकते हैं। ठीक, CaP2 फिर O4। ठीक है, अब देखते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा CaPO4 कोष्टक में 2, यानी कि CaPO4 कोष्टक में है और 2 बाहर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे को। तीसरा प्रश्न क्या है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3, Pb कोष्टक में NO3 का होल 12, PbNO2 कोष्टक में फिर उसका होल 12, फिर PbO। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा PbNO3। क्या हो जाएगा PbNO3। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। पहला है अपघटन अपक्रिया, दूसरा है ऑक्सीकरण अपक्रिया, तीसरा है उदासीनीकरण अपक्रिया यानी उदासीनीकरण अपक्रिया, चौथा है अपचयन अपक्रिया। हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटन अपक्रिया। क्या हो जाएगा अपघटन अपक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 है अपचायक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को त्यागते हैं। देखिए यह क्या है कि यानी कि अपचायक वे पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, अब क्या करते हैं वही हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं, कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं कि त्यागते हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर यानी कि 6वें को देखते हैं। 6वां थोड़ा मतलब बझा देता है सभी को, एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा। अब देखिए 6वां क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4। देखिए तीर का मतलब आइकन नहीं था इसलिए स्टिकर को लगा दिए हैं। फिर BaSO4 फिर +2 NaCl। रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, मतलब यह किस प्रकार की अपक्रिया है। देखिए यह है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब कैसे, पहले जान लीजिए द्विविस्थापन अपक्रिया होता क्या है। इनमें जो मतलब तत्व होते हैं ना, जो तत्व होते हैं इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे को अपने क्या करते हैं एक दूसरे को इधर उधर कर देते हैं। अब कैसे, देखिए अब क्या है, इसमें दिया हुआ है BaCl2, फिर इसमें दिया है Na2SO4। एकदम ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हो गया है BaSO4, यानी कि यह जो SO4 है यह हट गया है यहाँ से, ये वाला यहाँ आ गया है। कहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ आ गया है। फिर देखिए यहाँ से Cl2 हट करके Na, देखिए यहाँ पर Cl आ गया है कि नहीं आ गया है, यानी कि यहाँ पर NaCl यानी कि Na के साथ Cl आ गया और Ba के साथ SO4 आ गया। ठीक, हमको यह समझ में आ गया, हमारा करेक्ट आंसर द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा।
देखिए अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है, क्या होती है, पहले इसको सही करते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा विद्युत के में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, न ऊष्मा का शोषण होता है और न ही नष्ट होती है। यानी कि न ही ऊष्मा का शोषण होता है और न ही ऊष्मा नष्ट होती है। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण है। अब क्या गुण है देखते हैं, नीचे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल्कीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर क्या हुआ है एल्काइन का, पैराफिन का। यानी कि इसमें क्या प्रश्न में हम लोगों को कहा है, प्रश्न में कहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का गुण है, मुख्य गुण क्या है, पैराफिन है। क्या है उसका मुख्य गुण, पैराफिन। हमारा इसमें से करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। आप देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है निम्न में से संक्षारण के उपाय हैं। देख लीजिए, अब पहले जान लीजिए संक्षारण होता क्या है। संक्षारण का मतलब जब किसी भी धातु के पास यानी कि नज़दीक अम्ल, आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को संक्षारित कर लेता है, यानी कि उस पर जंग लग जाता है। तो यानी कि संक्षारण यानी कि किसी, मान लीजिए हम लोहे को ले रहे हैं, लोहे को हम किस तरह से मतलब जंग लगने से बचा सकते हैं। अब क्या है, पहला है पेंट लगाकर हम उसको जंग लेने से, यानी कि हम लोगों के इधर कहते हैं मूर्छा लगाने से बचा सकते हैं। ग्रीस लगाकर उसको मूर्छा लगने से बचा सकते हैं। प्लास्टिक का आवड़ चढ़ाकर मूर्छा लगने से, यानी कि हम तीनों को यानी कि उपर्युक्त सभी को करेंगे, हमारा क्या होगा, जो संक्षारण वह दूर हट जाएगा। अब देखते हैं अब क्या है 10वां प्रश्न। 10वां है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें, यानी कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, फिर विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। अब 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 0। अब इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2, हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, यानी कि बेकिंग सोडा मतलब खाने के सोडा को हम जब गर्म करते हैं तो उससे कौन सी गैस निष्कासित होती है, निकलती है। ऑप्शन नंबर ए CO, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, फिर CO2O2। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर CO2। अब देखते हैं तिरावा क्या है, खाने का सोडा, यानी कि यही है, इसी को हम नाम दिए हैं बेकिंग सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि इसका भी और इसका भी रासायनिक सूत्र है NO2CO3 NaHCO3 NaCl NH4Cl। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, 14वां है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में होता है, कैसा होता है। अब देखिए यह मतलब दुर्बल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। देखिए इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा, कैसा हो जाएगा, वह आ जाएगा क्षारीय हो जाएगा। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्षारीय। अब देखते हैं क्या देखते हैं 15वें को। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, कैसा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब हम क्षारक को क्या करते हैं, जब हम क्षारक को मतलब जो क्षारक है उसको हम क्या करते हैं, उसको मतलब क्षारक को नहीं, हल्दी को, जब हल्दी को हम क्षारक में डुबोते हैं तो हल्दी का रंग कैसा रहता है उसी को हमें बताना है। जब हम क्षारक को क्या करते हैं हल्दी में, यानी कि जब हम हल्दी को क्षारक में डुबाते हैं तब उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। 16वें प्रश्न को
विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया गैस से का मतलब जब हम विरंजक चूर्ण और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तब उससे कौन सी गैस निकलती है? क्या है? H2 है। क्या है? H2 है। O2 है यानी कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, Cl2 यानी कि क्लोरीन, फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से हमको भैया बताना है कि विरंजक चूर्ण और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तब कौन सी गैस निकलती है, निष्कासित होती है? इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Cl2 यानी कि क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 17वें को। 17वां क्या है? 17वां है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। क्या है? HCl, HCN, HNO3, H2SO4। देखिए यह क्या है, मतलब हमको बताना है कि इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है। इन चारों में से हमको बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन है। ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी HCN, HNO3, H2SO4। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HCN। क्या हो जाएगा इसमें से हमारा करेक्ट आंसर? HCN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCN टिक कर लेते हैं। देख लीजिए हमारा हो गया। अब देखते हैं 18वें को। 18वां क्या है? H2S विलयन का pH मान है, यानी कि H2S का pH मान होता है। अब पहले जान लीजिए यह क्या होता है। जो H2S होता है ना, यह अम्लीय माध्यम का होता है। कौन से माध्यम का होता है? अम्लीय माध्यम का होता है। जब यह अम्लीय माध्यम का होता है तब इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। वो तो हमें पता ही है, लिख दे रहे हैं 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 19 वाले को। 19 वाला क्या है? शुद्ध जल का pH मान होता है, यानी कि जो हम जल पीते हैं उसका pH मान क्या होता है? देखिए शुद्ध जल का वह होता है उदासीन ना, क्या होता है? वह होता है उदासीन। उसका pH मान होता है 7 ना। 7 से अगर कम रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर 7 से कम हुआ यानी कि अगर क्या हुआ, अगर यह तो 7 है, अगर 7 से कम हुआ तो समझ लीजिएगा अम्ल, अगर 7 से अधिक हुआ तो समझ लीजिएगा क्षार, लेकिन अगर 7 रहा तो समझ लीजिएगा उदासीन। ठीक, ना कोई स्वाद ना कोई गंध, यानी कि हमारा क्या है? जल वह क्या है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। देखिए अब बी 20वां लास्ट क्वेश्चन। क्षारीय विलयन का pH मान होता है, हम आपको बताए हैं 7 से अधिक है तो क्षारीय रहेगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10 का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि इस चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, मतलब इन्हीं सभी का नहीं, इन सभी के चैप्टर का ऑलरेडी एकदम अच्छी तरीके से हाथ से लिखा हुआ, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अब कौन से नंबर पर? देखिए 73 17 79 29 11, इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।